आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 30 दिसंबर 2025। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज का दिन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से भरा हुआ है। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा राजनीतिक अध्याय खत्म हुआ है, तो वहीं साउथ चाइना सी में एक नया सैन्य अध्याय शुरू होने की आहट है। और देश के अंदर भी आरक्षण और पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों पर बड़ी हलचल है। एक एक करके इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। और शुरुआत हमारे सबसे करीबी पड़ोस से करते हैं, बांग्लादेश से। आज एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक ऑबिचुअरी नहीं है, बल्कि एक पूरे पॉलिटिकल एरा का अंत है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवकेयर अस्पताल में निधन हो गया है। ये खबर सिर्फ एक नेता के निधन की नहीं है, ये बांग्लादेश की उस दो ध्रुवीय राजनीति के अंत का ऐलान है जिसे बैटलिंग बेगम्स का दौर कहा जाता था। बैटलिंग बेगम्स? हाँ, पिछले करीब 40 सालों से बांग्लादेश की सत्ता का केंद्र दो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता रहा, शेख हसीना वाजेद और खालिदा जिया। उनका जाना उस दौर का एक तरह से औपचारिक अंत है। और इसकी टाइमिंग समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं और ये घटना ठीक उससे पहले हुई है। तो जाहिर है इसका असर आने वाले चुनावों और भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ना तय है। लेकिन आगे क्या होगा ये समझने के लिए हमें पहले खालिदा जिया की राजनीतिक यात्रा को समझना होगा, है ना? बिल्कुल। जीएस पेपर 2, जहां इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एक की टॉपिक है, उसके लिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। और उनकी शुरुआत तो जहां तक मुझे याद है राजनीति से कोसों दूर एक गृहिणी के तौर पर हुई थी। बिल्कुल। उनका जन्म 1945 में हुआ था और उनका राजनीति में आना एक त्रासदी के बाद हुआ। 1981 में उनके पति, जो उस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, जनरल जियाउर रहमान, की एक सैन्य विद्रोह में हत्या कर दी गई। उस समय तक खालिदा जिया का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसको भरने के लिए और अपने पति की पार्टी बीएनपी को बिखरने से बचाने के लिए वो राजनीति में आई। और आते ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1980 के दशक में जनरल एचएम इरशाद की सैन्य तानाशाही के खिलाफ उन्होंने एक जबरदस्त लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। हाँ। और इसी संघर्ष ने उन्हें लोकतंत्र की मां या मदर ऑफ डेमोक्रेसी का खिताब दिलाया था। हाँ, ये उपनाम उनके उस दौर के जमीनी संघर्ष को दिखाता है। वो सिर्फ एक नेता की विधवा नहीं थी, बल्कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर, लाठियां खाकर और कई बार गिरफ्तार होकर लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी। और उस दौर में उनकी और शेख हसीना की एक साझा दुश्मन थी, सैन्य तानाशाही। विडंबना देखिए, जिस दुश्मन के खिलाफ वो दोनों साथ लड़ी, बाद में वो एक दूसरे की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन बन गई। और वो 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, 1991 से 1996, फिर 1996 में एक बहुत छोटा कार्यकाल, और फिर 2001 से 2006 तक। हाँ। उनके शुरुआती कार्यकाल को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण के लिए जाना जाता है। सही है। लेकिन उनका जो आखिरी कार्यकाल था 2001 से 2006 वाला, वो भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना था। बिल्कुल सही पकड़ा है। उस कार्यकाल में 2 बातें हुई जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी थी। पहली, उन पर और उनके बेटों पर, खासकर बड़े बेटे तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगे, जिसने प्रशासन को खोखला कर दिया। और दूसरी, और भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक बात, उनकी सरकार ने जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के साथ गठबंधन किया। जमात इस्लामी जी। इसी कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में इस्लामी उग्रवाद ने सिर उठाया और कई आतंकी संगठनों को वहां पनाहगाह मिली। और यहीं से हम उस प्रतिद्वंदिता पर आते हैं जिसने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक परिभाषित किया, बैटलिंग बेगम्स की राइवलरी। ये सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये 2 अलग अलग विचारधाराओं, 2 अलग अलग राष्ट्रवाद की परिकल्पनाओं की टक्कर थी। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए।
इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर GS2 के पर्सपेक्टिव से। एक तरफ है खालिदा जिया की BNP, जो बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की बात करती है। बांग्लादेशी राष्ट्रवाद। हाँ, ये राष्ट्रवाद बांग्लादेश की पहचान को उसकी भौगोलिक सीमाओं और इस्लाम से जोड़ता है। ये एक तरह से 1971 के मुक्ति संग्राम की धर्मनिरपेक्ष विरासत से थोड़ा अलग हटकर है। और दूसरी तरफ है शेख हसीना की अवामी लीग, जो बंगाली राष्ट्रवाद पर जोर देती है। बंगाली राष्ट्रवाद? जी, इसकी जड़ें 1971 के भाषा आंदोलन और मुक्ति संग्राम में हैं, और ये धर्मनिरपेक्षता और बंगाली संस्कृति को अपनी पहचान का आधार मानती है। तो एक पहचान धर्म पर आधारित है और दूसरी भाषा और संस्कृति पर। एग्जैक्टली। और इसी वैचारिक मतभेद ने बांग्लादेशी समाज को इतना ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया कि राजनीति एक तरह से निजी दुश्मनी में तब्दील हो गई। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? खालिदा जिया के जाने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीमा भी तो सबसे लंबी है हमारी उनके साथ। बिल्कुल। हम 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो हमारी किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। और स्ट्रैटेजिक रूप से चिकन नेक कॉरिडोर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में एक स्थिर और मित्र सरकार का होना बेहद जरूरी है। लेकिन BNP का रुख तो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहा है। यही तो मुख्य चिंता है। BNP का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा से भारत को एक बड़े भाई के रूप में देखती आई है, जो उस पर हावी होना चाहता है। और जमात इस्लामी के साथ उनका गठबंधन इस चिंता को और बढ़ा देता है, क्योंकि जमात का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। मतलब हम 2001-2006 वाले कार्यकाल की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। उस समय को याद कीजिए। ULFA और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही समूहों ने भारत के खिलाफ हमलों के लिए बांग्लादेशी जमीन का इस्तेमाल एक सेफ हेवन की तरह किया। और भारत ने सबूत भी दिए थे कई बार, लेकिन जिया सरकार ने हमेशा इनकार किया। और शेख हसीना सरकार के आने के बाद स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आया। उन्होंने इन सभी आतंकी कैंपों पर क्रैकडाउन किया। सही है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रांजिट राइट्स, अखोरा अगरतला रेल लिंक, मैत्री पाइपलाइन, इन सब पर जिया की मृत्यु का क्या असर हो सकता है? देखिए, जिया ने तो 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि का भी यह कहकर विरोध किया था कि ये भारत के पक्ष में झुकी हुई है। यहाँ भारत को अपनी रणनीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। अब तक नई दिल्ली के रिश्ते शेख हसीना और अवामी लीग के साथ बहुत मजबूत थे। एक तरह से पार्टी टू पार्टी रिश्ते थे। बिल्कुल सही शब्द, पार्टी टू पार्टी रिश्ते। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। खालिदा जिया की मृत्यु के बाद एक सहानुभूति लहर की उम्मीद की जा रही है, जिससे BNP को 2026 के चुनावों में फायदा हो सकता है। और उनके बेटे तारिक रहमान, वो भी तो वापस आ गए हैं। हाँ, जो 17 साल से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे, वो भी वापस आ गए हैं और अब पार्टी की कमान संभालेंगे। इसका मतलब भारत को अब BNP के साथ भी संवाद के रास्ते खोलने होंगे। बिल्कुल। भारत को अब पार्टी टू पार्टी संबंधों से आगे बढ़कर स्टेट टू स्टेट, यानी राज्य से राज्य के संबंध बनाने पर जोर देना होगा। इसका क्या मतलब है स्टेट टू स्टेट? इसका मतलब है कि बांग्लादेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, भारत के जो कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, जैसे सुरक्षा, कनेक्टिविटी और व्यापार, वो सुरक्षित रहने चाहिए। अच्छा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो, चाहे सत्ता में कोई भी हो। और इस पूरी स्थिति में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की क्या भूमिका है? उनका झुकाव किस तरफ है? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार, जो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बनी है, वो सैद्धांतिक रूप से तो निष्पक्ष है, लेकिन उसका झुकाव BNP की तरफ थोड़ा ज्यादा माना जा रहा है। और यही सरकार अगले चुनाव करवाएगी। यहां एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम। हाँ, ये क्या था और इसे क्यों खत्म किया गया? ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम 1996 में लाया गया एक संवैधानिक तंत्र था। इसका मकसद था कि चुनावों के दौरान एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक अंतरिम सरकार देश का संचालन करे, ताकि चुनाव में कोई धांधली न हो सके। और विडंबना ये है कि इस सिस्टम को लाने के लिए BNP ने यह आंदोलन किया था। हाँ, लेकिन बाद में 2011 में अवामी लीग सरकार ने संविधान संशोधन करके इसे खत्म कर दिया, यह कहते हुए कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। और अब जो यूनुस सरकार है, वो एक तरह से उसी पुराने सिस्टम की वापसी जैसी है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारत को बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक सच्चाई के लिए तैयार रहना होगा। एक ऐसी बीएनपी जिसके नेता अब तारिक रहमान है और जिसे खालिदा जिया की मृत्यु से सहानुभूति मिल सकती है। हाँ, भारत को बहुत सावधानी से अपने कदम उठाने होंगे। चलिए अब पड़ोस से थोड़ा दूर चलते हैं, ताइवान जलडमरू मध्य की ओर, जहां एक अलग ही तरह का तनाव उबल रहा है। बिल्कुल। अब हम रुक कर रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की ओर जो ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ताइवान के चारों ओर एक बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास का दूसरा दिन शुरू किया है। और इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया है जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस मिशन 2025। हाँ, जस्टिस मिशन 2025 नाम से ही चीन के आक्रामक इरादे जाहिर हो रहे हैं। ये अभ्यास सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल भी रूटीन नहीं है। इसका घोषित उद्देश्य ताइवान के 2 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों की नाकाबंदी का अनुकरण करना है। उत्तर में केलुंग बंदरगाह और दक्षिण में काओशुंग बंदरगाह। जी, और जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो इस अभ्यास के पीछे का जो तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट ट्रिगर क्या बताया जा रहा है? वो है अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 बिलियन के एक विशाल हथियार पैकेज की मंजूरी। 11.1 बिलियन। हाँ, इस पैकेज में हाइमार्स जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइलें और आधुनिक ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री सना तकाइची की हालिया टिप्पणी, जिसमें उन्होंने ताइवान की सुरक्षा को जापान की सुरक्षा से जोड़ा, उसने भी आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे चीन की कोई बड़ी रणनीति है? क्योंकि नाकाबंदी ब्लॉकेड शब्द का इस्तेमाल अपने आप में बहुत गंभीर है। यही इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ एक रणनीतिक बदलाव दिख रहा है। यह अभ्यास सिर्फ डराने धमकाने या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक नाकाबंदी और क्वारंटाइन का अभ्यास है। इन दोनों में क्या फर्क है, ब्लॉकेड और क्वारंटाइन? फर्क है। नाकाबंदी एक युद्ध की कार्रवाई मानी जाती है, जबकि क्वारंटाइन में आप किसी क्षेत्र में जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करते हैं, जैसा अमेरिका ने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान किया था। अच्छा। चीन शायद इसी तरह के किसी विकल्प का अभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास में चीन अपनी कौन-कौन सी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है? किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है? चीन अपनी सैन्य शक्ति का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें H-6 के बॉम्बर शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तो वो YJ-12 मिसाइलें हैं, है ना? बिल्कुल। YJ-12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें। इनकी रफ्तार मैक 3 से भी ज्यादा है, यानी आवाज की गति से 3 गुना से भी तेज। और ये अमेरिकी एजिस कॉम्बैट सिस्टम को भेज सकती हैं? हाँ, इन्हें विशेष रूप से अमेरिकी विमानवाहक पोतों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लगे एजिस कॉम्बैट सिस्टम को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-20 भी इस अभ्यास का हिस्सा है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर दुश्मन के कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशंस और हवाई पट्टियों जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला करते हैं, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। एग्जैक्टली। इसका मकसद दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना ही उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को पंगु बना देना है। और आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी? आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी शीत युद्ध के समय की एक अमेरिकन रणनीति है। फर्स्ट आइलैंड चेन जापान से लेकर ताइवान और फिलीपींस तक फैली द्वीपों की एक श्रृंखला है, एक दीवार की तरह। हाँ, जिसे अमेरिका चीन को प्रशांत महासागर में अपनी शक्ति के विस्तार करने से रोकने के लिए एक दीवार की तरह देखता है। चीन अपने इन अभ्यासों के जरिए इसी फर्स्ट आइलैंड चेन को तोड़ने का और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र से बाहर रखने का अभ्यास कर रहा है। और एक और शब्द जो चीन की रणनीति के साथ जोड़ा जाता है, ग्रे जोन टैक्टिक्स। इसका क्या मतलब है? ग्रे जोन टैक्टिक्स ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो युद्ध की सीमा से ठीक नीचे होती हैं। मतलब सीधे तौर पर हमला नहीं? नहीं, ये सीधे तौर पर सैन्य हमला नहीं होती, लेकिन ये लगातार दुश्मन पर दबाव बनाती हैं और यथास्थिति स्टेटस को धीरे धीरे बदलती हैं। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए चीन अपने कोस्ट गार्ड CCG के जहाज़ों, जो कि सैन्य जहाज नहीं हैं, को ताइवान के समुद्री क्षेत्र में लगातार गश्त के लिए भेजता है, या फिर वो ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास अपने लड़ाकू विमानों को भेजता है। तो इससे वो बिना एक भी गोली चलाए ताइवान को थका रहा है? बिल्कुल, और ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि उस क्षेत्र पर उसका अधिकार है। इसी से जुड़े एक और रणनीति है, A2AD, यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। ये कैसे काम करती है? A2AD चीन की सैन्य रणनीति का केंद्र है।
इसका पूरा मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। एंटी एक्सेस। एंटी एक्सेस का मतलब है ऐसी क्षमता विकसित करना कि दुश्मन, खासकर अमेरिकी नौसेना, संघर्ष क्षेत्र में घुस ही न सके। और एरिया डिनायल। और एरिया डिनायल का मतलब है कि अगर दुश्मन घुस भी जाए तो उसे उस क्षेत्र में आजादी से ऑपरेट ना करने दिया जाए। चीन ने इसके लिए लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे DF-21D, DF-21D और YJ-12 जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात की हैं, जिनका मकसद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ताइवान के पास आने से रोकना है। अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रभाव की। अगर ताइवान में संघर्ष होता है तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? असर बहुत भयावह होगा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, हाँ। ताइवान दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे एडवांस्ड चिप्स का उत्पादन करता है। TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है, वो ताइवान में है। मतलब हमारे फोन, लैपटॉप, कार, सब कुछ? सब कुछ। अगर यहाँ सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट आती है तो आपके फोन से लेकर कार तक और मिसाइल से लेकर मेडिकल उपकरण तक सब कुछ बनना बंद हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था तुरंत मंदी में चली जाएगी। और शिपिंग लेन का क्या? ताइवान जलडमरू मध्य तो एक बहुत ही व्यस्त समुद्री मार्ग है। बिल्कुल। दुनिया का लगभग आधा कंटेनर ट्रैफिक ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यहाँ किसी भी संघर्ष का मतलब होगा वैश्विक व्यापार में भारी व्यवधान। तो जहाजों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा जो ज्यादा लंबा और महंगा होगा। हाँ, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। भारत के लिए इस संकट की क्या अहमियत है? हमारी रणनीतिक चिंताएं क्या हैं? भारत के लिए ये स्थिति एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ताइवान में कोई भी संघर्ष हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हमारे समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारे कई व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। और दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन ताइवान में उलझता है तो LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत पर से उसका ध्यान और दबाव कम हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए LAC पर कोई कार्रवाई कर दे। यही दूसरा दृष्टिकोण है और ज्यादातर भारतीय रणनीतिकार इसी को लेकर चिंतित हैं। चीन ये दिखाने के लिए कि वो 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है, LAC पर आक्रामकता बढ़ा सकता है। इसलिए भारत को क्वाड और AUKUS जैसे गठबंधनों के साथ मिलकर इस स्थिति पर बहुत करीबी नजर रखनी होगी और अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना होगा। तो कुल मिलाकर चीन की ये नाकाबंदी रणनीति एक नए तरह के युद्ध का संकेत है, जो सीधे हमले के बजाय आर्थिक गला घोटने पर आधारित है। बिल्कुल। भारत को इससे सबक लेते हुए अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करने और इंडो पैसिफिक में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। चलिए अब देश के अंदरूनी मामलों पर आते हैं और बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जी, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये विषय GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हुआ क्या है वहाँ? हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने एक संशोधित आरक्षण नीति को मंजूरी दी है, जिसके बाद से वहां राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। और इस मंजूरी के बाद इतना विवाद क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इस नई नीति में जिसने राजनीतिक दलों को नाराज कर दिया? इस नई नीति में RBA यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कोटे को कम करके ओपन मेरिट यानी OM कोटे को वापस 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। अच्छा। और इस फैसले के विरोध की आशंका में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी और PDP के विधायक वाहिद पारा को नजरबंद कर दिया गया है। एक सांसद को नजरबंद कर दिया गया? जी, एक चुनी हुई सरकार के सांसद को इस तरह नजरबंद करना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। तो इस स्थिति तक मामला पहुंचा कैसे? ओपन मेरिट कोटा इतना कम हो कैसे गया था कि उसे बढ़ाने की जरूरत पड़ गई? इसकी जड़ें इसी साल मार्च 2024 के एक संशोधन में हैं। उस समय के उपराज्यपाल LG प्रशासन ने, जब JNK में राष्ट्रपति शासन था, पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजातीय ST कोटे में शामिल कर दिया था। इसके अलावा कुछ और जातियों को भी OBC लिस्ट में जोड़ा गया था। इन सब संशोधनों का नतीजा ये हुआ कि JNK में कुल आरक्षण 70% तक पहुंच गया। 70%? हाँ, 70%। और ओपन मेरिट यानी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30% सीटें बची। कि 50% की सीमा का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। इसी वजह से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और खासकर जम्मू क्षेत्र में, जहां उनकी आबादी ज्यादा है, भारी नाराजगी थी।
तो सरकार ने इसे ठीक करने का वादा किया होगा? हाँ, जब हाल ही में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी सरकार ने वादा किया कि वो सत्ता में आने के बाद इस असंतुलन को युक्तिकरण यानी रैशनलाइज करेंगी और मेरिट को बहाल करेगी। ये नया फैसला उसी वादे को पूरा करने की एक कोशिश है। तो अब क्या-क्या बदलाव प्रस्तावित है, जरा एक-एक करके समझते हैं। एक कैबिनेट उप समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री कर रहे थे। उसकी सिफारिशों के अनुसार पहला, EWS कोटा जो केंद्र की तरह J&K में भी 10% था, उसे घटाकर 3% किया जाएगा, यानी 7% की सीधी कटौती। बिल्कुल। दूसरा, RBA कोटा जो 10% था, उसे घटाकर 7% किया जाएगा, यानी 3% की कटौती। तो ये जो कुल 10% की जगह बनेगी, हाँ। उसे ओपन मेरिट में जोड़ा जाएगा? हाँ, ताकि वो 30% से बढ़कर 40% के करीब हो जाए। सरकार का लक्ष्य इसे 50% पर वापस लाना है। यहाँ RBA को समझना जरूरी है। ये J&K की एक बहुत ही यूनिक रिजर्वेशन कैटेगरी है जो भारत के किसी और राज्य में नहीं है ना? बिल्कुल। RBA यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज। ये आरक्षण जाति पर नहीं बल्कि भौगोलिक पिछड़ेपन पर आधारित है। भौगोलिक पिछड़ापन। हाँ, इसका मतलब है कि जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC या ऐसे दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता है। अच्छा, ये J&K की सामाजिक भौगोलिक सच्चाई को दिखाता है। पहले ये 20% होता था, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद घटा के 10% किया गया और अब इसे 7% करने का प्रस्ताव है। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा का पालन करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? विरोध के दो मुख्य कारण हैं। पहला, जिन वर्गों का कोटा कम किया जा रहा है, यानी EWS और RBA, वो नाराज हैं। स्वाभाविक है। उनका कहना है कि सामान्य श्रेणी को खुश करने के लिए उनके हक को छीना जा रहा है। और दूसरा कारण राजनीतिक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने यह फैसला बिना किसी सार्वजनिक बहस या विधानसभा में चर्चा के जल्दबाजी में लिया है। और एक सांसद को इस पर बोलने से रोकने के लिए नजरबंद करना, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके संवैधानिक और कानूनी पहलू पर। इंदिरा साहनी केस का यहाँ क्या महत्व है? इंदिरा साहनी केस 1992, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, भारतीय आरक्षण नीति में एक मील का पत्थर है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का मकसद समानता लाना है, न कि उसे खत्म करना, और 50% से ज्यादा आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन EWS कोटा तो इस 50% सीमा के बाहर है ना? हाँ, EWS कोटा जो 103वें संविधान संशोधन से आया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस 50% सीमा से बाहर माना है। लेकिन J&K में समस्या ये थी कि ST, SC, OBC, RBA, EWS सबको मिलाकर ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 30% जगह बच रही थी। तो सरकार का तर्क क्या है? J&K सरकार का तर्क ये है कि वो इंदिरा साहनी मामले की भावना, स्पिरिट का पालन कर रही है, जो कहती है कि मेरिट को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 15(4), 15 क्लॉज 4 और 16(4), 16 क्लॉज 4 राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति तो देता है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। इस पूरे मामले में एक शासन और संघवाद यानी गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म का भी बड़ा मुद्दा छिपा है। एक चुने हुए सांसद को नजरबंद कर दिया गया है। ये J&K के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? ये जम्मू और कश्मीर के यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जटिलताओं को उजागर करता है। कैसे? J&K अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पुलिस और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल LG के अधीन है, ना कि चुनी हुई राज्य सरकार के। अच्छा, तो पुलिस मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती? नहीं, तो यहां एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई है। सरकार चला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसी की पार्टी के एक सांसद को पुलिस नजरबंद कर देती है और पुलिस मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि LG को रिपोर्ट करती है। ये तो चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक के बीच शक्तियों के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? ये तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं है। ये मेरिट, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, रीजनल एस्पिरेशंस और J&K के जटिल शासन मॉडल के बीच संतुलन बनाने की एक बेहद कठिन कवायद है।
इसका स्थायी समाधान सिर्फ कोटा घटाने बढ़ाने से नहीं होगा। सरकार को प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना होगा ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों और सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल सही कहा। अब एक और संवैधानिक बहस पर चलते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉज और मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के टकराव से जुड़ी है। जी, हमारा अगला विषय है बेनजीर हिना बनाम भारत संघ मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तलाक़े हसन की संवैधानिकता की जांच कर रहा है। द हिंदू में आज एक संपादकीय में इसका बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है, जो जीएस पेपर 2 के लिए बेहद जरूरी है। हम सबने शायरा बानो केस के बारे में सुना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तत्काल 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाँ, तो ये तलाक़े हसन उससे अलग कैसे है? इस पर विवाद क्यों है? ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इन तीनों के बीच का अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत। इसमें पति एक ही बार में तलाक 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 कह देता था और शादी तुरंत और अपरिवर्तनीय रूप से खत्म हो जाती थी, जिसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। हाँ, और अब ये एक आपराधिक कृत्य है। दूसरा है तलाक ए हसन, जो भी विचाराधीन है। इसमें पति 3 महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है, जैसे जनवरी में एक बार, फरवरी में एक बार और मार्च में एक बार। तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक कहने के बाद ही ये अपरिवर्तनीय होता है। इन 3 महीनों के दौरान सुलह की गुंजाइश बनी रहती है। और तीसरा प्रकार है तलाक ए एहसन, जिसे इस्लामी न्यायशास्त्र में सबसे सही तरीका माना जाता है। इसमें पति सिर्फ एक बार तलाक कहता है और उसके बाद 3 महीने की इद्दत अवधि का पालन किया जाता है। और इस अवधि में तलाक रद्द भी हो सकता है? हाँ, इस अवधि में अगर पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती है या वो साथ रहने लगते हैं तो तलाक खुद ही रद्द हो जाता है। तो अगर तलाक हसन में सुलह के 3 महीने की गुंजाइश है, तो याचिकाकर्ता की आपत्ति क्या है? समस्या कहाँ है? याचिकाकर्ता का मूल तर्क ये है कि तलाक हसन भी अपनी प्रकृति में एक तरफा, यूनिलैटरल और भेदभावपूर्ण है। क्योंकि यह अधिकार सिर्फ पुरुष को मिलता है। बिल्कुल, यह अधिकार सिर्फ पुरुष को मिलता है, महिला को नहीं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, उसका सीधा उल्लंघन है। और इस केस में तो पति ने खुद तलाक नहीं दिया था। नहीं, इस मामले में तो स्थिति और भी अजीब है। पति ने खुद तलाक नहीं दिया, बल्कि अपने वकील के जरिए तलाक का नोटिस भिजवाया। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत तीखी टिप्पणी की। क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए? अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि वकील कैसे तलाक दे सकते हैं। क्या वो पति की जगह ले रहे हैं? ये तो वाकई एक गंभीर सवाल है। तो यहाँ मुख्य संवैधानिक टकराव किन-किन अधिकारों के बीच है? ये टकराव है अनुच्छेद 25, जो धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है, बनाम अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। तो यहाँ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला सवाल भी आएगा। बिल्कुल, द हिंदू के संपादकीय का तर्क बहुत गहरा है। वो कहता है कि हमें ये देखना होगा कि क्या एक तरफा तलाक धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। संपादकीय के अनुसार कुरान शादी को यानी निकाह को बराबरी वालों के बीच एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट मानता है, जिसे उक्दतन निकाह कहा गया है। ये कोई संस्कार नहीं है। नहीं, ये कोई ऐसा संस्कार नहीं है जो महिला को पुरुष के अधीन कर दे। और क्या कुरान में पति पत्नी के बीच विवाद सुलझाने का कोई तरीका बताया गया है? बिल्कुल, कुरान की सूरा आन-निसा की आयत 435 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर पति पत्नी के बीच विवाद हो तो दोनों के परिवारों से एक एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए जो सुलह की कोशिश करे। एक तरफा तलाक, चाहे वो हसन हो या एहसन, इस अनिवार्य मध्यस्थता की प्रक्रिया को दरकिनार कर देता है। और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। हाँ, नेचुरल जस्टिस के उस सिद्धांत का जिसे नीमो यूडेक्स इन काउजा सुआ कहते हैं, जिसका अर्थ है कोई भी अपने मामले में खुद न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्योंकि एक तरफा तलाक में पति खुद ही जज बन जाता है। बिल्कुल, पति खुद ही आरोप लगाता है, खुद ही जूरी बनता है और खुद ही फैसला सुना देता है। इसका मतलब ये है कि अदालत अब पर्सनल लॉ के उन पहलुओं की भी न्यायिक समीक्षा कर रही है जो संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक समानता के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल,
संपादकीय का सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट को सभी प्रकार के एक तरफा गैर न्यायिक तलाक को खत्म कर देना चाहिए और केवल कुरान में बताई गई मध्यस्थता की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए, जो लिंग निरपेक्ष, जेंडर न्यूट्रल हो और दोनों पक्षों को समान अधिकार दे। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। अर्थव्यवस्था में आज दो बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं। पहली एक नई और उभरती हुई अवधारणा के बारे में है और दूसरी भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति पर एक साल के अंत की समीक्षा है। जी, पहले बात करते हैं पिंक इकोनॉमी की। ये क्या है और यूपीएससी के लिहाज से इसका क्या महत्व है? पिंक इकोनॉमी, जिसे रेनबो इकोनॉमी भी कहा जाता है, वो अर्थव्यवस्था है जो LGBTQIA+ समुदाय की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर से चलती है। ये सिर्फ एक सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि GS पेपर 3 के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय बनता जा रहा है। आज के द हिंदू के एक लेख में तर्क दिया गया है कि इस समुदाय का आर्थिक समावेश, इकोनॉमिक इंक्लूजन, अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक आर्थिक जरूरत है। इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं? ये इकोनॉमी कितनी बड़ी है कि इसे एक अलग नाम देना पड़ रहा है? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। वैश्विक स्तर पर LGBTQIA+ समुदाय की कुल क्रय शक्ति लगभग $3.9 ट्रिलियन आंकी गई है। $3.9 ट्रिलियन? हाँ, आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये जर्मनी की कुल GDP के बराबर है। और भारत में? अगर भारत की बात करें तो यहाँ इस समुदाय की आबादी लगभग 13.5 करोड़ मानी जाती है और उनकी अनुमानित क्रय शक्ति $168 बिलियन है। $168 बिलियन? जी, ये एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो कई छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। और अगर इस समुदाय को समाज और अर्थव्यवस्था से बाहर रखा जाता है तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? विश्व बैंक, एक वर्ल्ड बैंक का एक अध्ययन बताता है कि LGBTQIA+ समुदाय के बहिष्कार की भारत को एक बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। भेदभाव के कारण ये कीमत GDP के 0.1% से लेकर 1.7% तक हो सकती है। और ये नुकसान कैसे होता है? ये नुकसान उत्पादकता में कमी, खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में कमी के कारण होता है। सोचिए, एक बड़ा टैलेंट पूल हम सिर्फ भेदभाव की वजह से खो देते हैं। लेख में रेनबो वॉशिंग की आलोचना भी की गई है। ये क्या है? रेनबो वॉशिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका मतलब है जब कंपनियां सिर्फ मार्केटिंग और PR के लिए LGBTQIA+ समुदाय के समर्थन का दिखावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपनी नीतियों में कोई वास्तविक बदलाव नहीं करती। जैसे जून के महीने में अपना लोगो सतरंगी कर लेना। बिल्कुल, लेकिन कंपनी के अंदर समलैंगिक कर्मचारियों को समान अधिकार न देना या उनके लिए समावेशी माहौल न बनाना, उपभोक्ता अब इस दिखावे को समझने लगे हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो ब्रांड समानता को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए समर्थन 49% यानी 49% से घटकर 40% यानी 41% हो गया है। लोग अब परफॉर्मेटिव एलाइशिप यानी दिखावटी समर्थन की जगह वास्तविक कार्रवाई चाहते हैं। बिल्कुल। भारत में इस पिंक इकोनॉमी के पूरी क्षमता से बढ़ने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? सबसे बड़ी बाधा कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद भी भारत में समान लिंग विवाह, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इसके कारण यह समुदाय संयुक्त होम लोन लेने, बीमा में अपने पार्टनर को नॉमिनी बनाने या विरासत जैसे बुनियादी आर्थिक अधिकारों से वंचित रह जाता है। जब तक ये कानूनी बाधाएं दूर नहीं होंगी, तब तक ये इकोनॉमी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की दूसरी बड़ी खबर पर। वर्ष 2025-2025 की मैक्रो इकोनॉमिक समीक्षा। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रमुख आर्थिक संकेतक की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जारी हुए हैं वो काफी उत्साहजनक हैं। सबसे पहले GDP वृद्धि। हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 2025-26 की दूसरी तिमाही Q2 में भारत की असली GDP, रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी है। 8.2%? जी, ये पिछले 6 तिमाहियों में यानी 1.5 साल में सबसे तेज विकास दर है। और मुद्रास्फीति का क्या? इन्फ्लेशन का? खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI से मापते हैं, वो नवंबर 2025 में घटकर सिर्फ 0.71% रह गई है। 0.71%? ये तो बहुत कम है। हाँ, ये RBI के 4% के लक्ष्य से बहुत नीचे है। और रोजगार? बेरोजगारी दर नवंबर में घटकर 4.7% रह गई,
जो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। उच्च विकास दर और बहुत कम मुद्रास्फीति, ये तो एक गोल्डीलॉक्स परिदृश्य जैसा लगता है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श आर्थिक स्थिति को कहते हैं जहां अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ रही कि मुद्रास्फीति बेकाबू हो जाए और ना ही इतनी धीमी है कि मंदी आ जाए। यानी नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, जस्ट राइट। बिल्कुल। भारत का ये प्रदर्शन इस समय दुनिया की बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है, जो या तो उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रही हैं या फिर धीमी विकास दर से। तो इसका आम आदमी और सरकार के लिए क्या मतलब है? कम मुद्रास्फीति से क्या फायदा होगा? कम मुद्रास्फीति का मतलब है कि आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है। तो ब्याज दरें कम भी हो सकती हैं? हाँ, भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो वो विकास को और बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें घटाने पर विचार कर सकता है। इससे होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे मांग बढ़ेगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और रेजिलियंस को दिखाता है कि वैश्विक मंदी की आहट के बावजूद हम मजबूती से खड़े हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था की इस अच्छी खबर के बाद अब साइंस और टेक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल पर चलते हैं। जी, ये खबर भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तैयारी मूल्यांकन रूपरेखा यानी NTRAF, नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। ये नाम सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है, NTRAF। इसका मकसद क्या है और ये किस समस्या को हल करने के लिए लाया गया है? ये R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की दुनिया की एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या को हल करने के लिए है, जिसे मौत की घाटी या वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। मौत की घाटी, ये क्या है? मौत की घाटी रिसर्च और डेवलपमेंट में उस चरण को कहते हैं जहां एक नया आविष्कार या नवाचार प्रयोगशाला से निकलकर बाजार तक पहुंचने में विफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि एक वैज्ञानिक या शोधकर्ता लैब में एक बहुत अच्छी चीज बना लेता है। उस शुरुआती रिसर्च के लिए तो उसे IIT, CSIR या किसी सरकारी एजेंसी से ग्रांट मिल जाती है। लेकिन उस लैब स्केल प्रोटोटाइप को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो बीच का रास्ता है, जहां और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, वहां फंडिंग सूख जाती है। तो सरकार की ग्रांट खत्म हो जाती है और प्राइवेट VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती और इसमें जोखिम बहुत ज्यादा लगता है। और इसी फंडिंग गैप को वैली ऑफ डेथ कहते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब हमारे कई ब्रिलियंट आइडियाज सिर्फ फंडिंग की कमी से लैब में ही दम तोड़ देते हैं। हाँ। तो ये नया फ्रेमवर्क NTRAF इस घाटी को पाटने में कैसे मदद करेगा? ये एक मानकीकृत पैमाने यानी स्टैंडर्डाइज्ड स्केल का उपयोग करके मदद करेगा, जिसे टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल या TRL कहते हैं। TRL? जी। ये स्केल मूल रूप से नासा द्वारा 1970 के दशक में अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए विकसित किया गया था। इसमें 1 से 9 तक के स्तर होते हैं जो बताते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी बाजार में आने के लिए कितनी तैयार है। ये TRL स्केल काम कैसे करता है? 1 से 9 तक का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, TRL 1 से 3 का मतलब है कि टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ कागज पर है या शुरुआती लैब प्रयोग के स्तर पर है। इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है। TRL 4 से 6 वो चरण है जहां एक प्रोटोटाइप विकसित किया जाता है और उसे लैब के बाहर संबंधित वातावरण में टेस्ट किया जाता है। और मौत की घाटी ज्यादातर यहीं पर आती है? बिल्कुल, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। TRL 7 से 9 का मतलब है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, उसका सफल प्रदर्शन हो चुका है और वो बाजार में लॉन्च के लिए तैयार है। तो NTRAF अब भारत में सभी हितधारकों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और सरकारी एजेंसियों के लिए एक आम भाषा बना देगा। तो अब एक शोधकर्ता किसी निवेशक के पास जाकर ये नहीं कहेगा कि मेरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। नहीं, वो कहेगा कि मेरी टेक्नोलॉजी TRL 4 पर है और मुझे इसे TRL 7 तक ले जाने के लिए इतनी फंडिंग चाहिए। इससे मूल्यांकन व्यक्तिपरक नहीं रहेगा, बल्कि साक्ष्य आधारित हो जाएगा। हाँ, यह निवेशकों को ये समझने में मदद करेगा कि किसी टेक्नोलॉजी में कितना जोखिम है और उन्हें कब पैसा लगाना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से इसका क्या लिंक है? ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर हमें रक्षा, अंतरिक्ष, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी डीप टेक में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा।
और निजी क्षेत्र तभी आएगा जब उनके निवेश का जोखिम कम होगा। बिल्कुल, एनटीआरएफ यही काम करेगा। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ जो हाल ही में बनाया गया है, उसके लिए भी एक आधार बनेगा ताकि वो सही प्रोजेक्ट्स को सही समय पर फंड कर सके। तो कुल मिलाकर ये फ्रेमवर्क भारत के R&D इकोसिस्टम में पारदर्शिता और मानकीकरण लाएगा, जिससे हमारे वैज्ञानिक आविष्कार सिर्फ लैब में न रह जाएं, बल्कि बाजार तक पहुंचकर देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में योगदान दें। जी, बहुत बढ़िया। अब समय है हमारे प्रीलिम्स फैक्ट्स के त्वरित पुनरीक्षण का। चलिए आज की चर्चा से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य जल्दी से देख लेते हैं जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL। याद रखें, ये 1 से 9 का पैमाना है जिसे मूल रूप से नासा ने विकसित किया था। और मौत की घाटी आमतौर पर TRL 4 से TRL 6 के बीच होती है। बिल्कुल। दूसरा, शिवगिरी तीर्थयात्रा, शिवगिरी पिलग्रिमेज। ये केरल के वर्कला में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। और इसे श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। हाँ, महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने शिक्षा, स्वच्छता और संगठन जैसे 8 लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इसमें तीर्थयात्री पीले वस्त्र पहनते हैं जो ज्ञान और सादगी का प्रतीक है। तीसरा, योक्यान नांगबा। ये मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स और उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अच्छा, चौथा, पिनाका रॉकेट। DRDO ने आज पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण किया है। और इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। हाँ, जो बहुत कम समय में एक बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। पांचवां, YJ-12 मिसाइल। यह चीन की सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार माख 3 से ज्यादा है। इसका जिक्र हमने ताइवान वाले अभ्यास के संदर्भ में किया था। इसे कैरियर किलर भी कहा जाता है। बिल्कुल। छठा, अरूबीपुरम मूवमेंट। यह 1888 की एक ऐतिहासिक घटना है जब श्री नारायण गुरु ने केरल के अरूबीपुरम नदी के किनारे एक शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। और उस समय ये काम केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। हाँ? जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने ब्राह्मण शिव की नहीं बल्कि एक एजवा शिव की स्थापना की है। ये ब्राह्मणवादी एकाधिकार को एक सीधी और शांतिपूर्ण चुनौती थी। बिल्कुल। और सातवां, तलाक हसन। याद रखिए, यह 3 महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण है। ये तत्काल 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत से अलग है और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता विचाराधीन है। जी, बहुत अच्छे। ये तथ्य सीधे सीधे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। हम ना केवल प्रश्न देखेंगे बल्कि उसका एक विस्तृत मॉडल उत्तर ढांचा भी डिस्कस करेंगे। जरूर। पहला प्रश्न GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। प्रश्न है, खालिदा जिया की मृत्यु बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है, लेकिन भारत बांग्लादेश संबंधों में संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं। विश्लेषण करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो इस उत्तर को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? शुरुआत कैसे करें? परिचय। आप शुरुआत खालिदा जिया की मृत्यु का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यह कैसे बांग्लादेश में बैटलिंग बेगम्स के युग का अंत और BNP में नेतृत्व के तारिक रहमान को हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है। और बॉडी में मुख्य भाग इसे आप 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, राजनीति में बदलाव। यहाँ अब शेख हसीना के भारत समर्थक रुख की तुलना जिया के ऐतिहासिक भारत विरोधी और कट्टरपंथ समर्थक बयानबाजी से करें। 2001 से 2006 वाले कार्यकाल का उदाहरण दे सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा, संरचनात्मक चुनौतियां। यहाँ आप उन मुद्दों पर विस्तार से लिखें जो सरकार बदलने पर भी बने रहेंगे, जैसे तीस्ता नदी का जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, हाँ, अवैध प्रवासन, रोहिंग्या शरणार्थी संकट और चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव। ये चुनौतियां किसी व्यक्ति या पार्टी पर निर्भर नहीं है। ठीक है। तीसरा हिस्सा, भारत के लिए आगे की राह। यहाँ बताएं कि भारत को अब व्यक्तित्व आधारित कूटनीति से आगे बढ़कर एक स्टेट टू स्टेट जुड़ाव की रणनीति अपनानी चाहिए। हमें BNP के नए नेतृत्व के साथ भी संवाद स्थापित करना होगा। और निष्कर्ष में, कंक्लूजन। निष्कर्ष में ये लिखें कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में बदलाव के बावजूद भारत को अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक लचीली और व्यावहारिक नीति अपनानी होगी। बहुत ही व्यापक ढांचा है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो GS3 साइंस एंड टेक से है। प्रश्न है,
प्रौद्योगिकी विकास में मौत की घाटी वैली ऑफ डेथ क्या है? नव लॉन्च NTRAF भारत के डीप टेक इकोसिस्टम में इस अंतर को पाटने में कैसे मदद कर सकता है? 150 शब्द 10 अंक। यह एक सीधा और सटीक प्रश्न है। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? परिचय। आप मौत की घाटी को परिभाषित करते हुए शुरू कर सकते हैं। बताएं कि यह R&D में वो चरण है जहां एक विचार को प्रोटोटाइप से व्यावसायिक उत्पाद में बदलने के लिए फंडिंग की कमी होती है। और मुख्य भाग में मुख्य भाग, बॉडी। पहला हिस्सा, NTRF की भूमिका। बताएं कि NTRF टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 1 से 9 के मानकीकृत पैमाने का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे करता है। ये शोधकर्ताओं, उद्योग और निवेशकों के बीच एक आम भाषा स्थापित करता है। दूसरा हिस्सा, लाभ। बताएं कि यह कैसे मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाता है, निवेश के जोखिम को कम करता है और निजी पूंजी को डीप टेक में आकर्षित करता है। और इसका आत्मनिर्भर भारत और ANRF से लिंक जरूर बताना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कंक्लूजन। निष्कर्ष में लिखें कि NTRF भारत को एक शोध आधारित अर्थव्यवस्था से एक उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता रखता है, जो 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण है। शानदार। अब हमारे आज के विश्लेषण के आधार पर एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं प्रश्न पूछूंगी, सोचने के लिए कुछ सेकंड का विराम दूंगी और फिर आप सही उत्तर और उसका विस्तृत स्पष्टीकरण देंगे। जरूर, मैं तैयार हूं। प्रश्न 1, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे मूल रूप से इसरो ने अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए विकसित किया था। 2, यह एक 1 से 9 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां स्तर 9 एक परिचालन वातावरण में सिद्ध तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। 3, मौत की घाटी आमतौर पर TRL 4 और TRL 7 के बीच के अंतर को संदर्भित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1 और 3, D, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है B, केवल 2 और 3। इसका स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण। कथन 1 गलत है क्योंकि TRL को मूल रूप से नासा ने 1970 के दशक में विकसित किया था, इसरो ने नहीं। कथन 2 बिल्कुल सही है। TRL 9 उच्चतम स्तर है, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी बाजार के लिए पूरी तरह से तैयार है। कथन 3 भी सही है। मौत की घाटी का फंडिंग गैप ज्यादातर TRL 4 से TRL 7 के बीच होता है। प्रश्न 2, जस्टिस मिशन 2025 शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? A, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक जलवायु न्याय पहल। B, चीन द्वारा ताइवान के आसपास किए गए सैन्य अभ्यास। C, बांग्लादेश में एक न्यायिक सुधार कार्यक्रम। D, भारत और जापान के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। बताइए। सही उत्तर है B, चीन द्वारा ताइवान के आसपास किए गए सैन्य अभ्यास। स्पष्टीकरण। जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, चीन ने अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार पैकेज की मंजूरी के जवाब में ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें बंदरगाहों की नाकाबंदी का अनुकरण किया जा रहा है। प्रश्न 3, यू क्यांग नानाबाह, जिन्हें 30 दिसंबर को याद किया जाता है, किस भारतीय राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे? A, मणिपुर, B, मेघालय, C, नागालैंड, D, मिजोरम। ये तो आसान होना चाहिए। सही उत्तर है B, मेघालय। स्पष्टीकरण। यूक्यांग नांगबाह ने मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स और उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें 30 दिसंबर 1862 को फांसी दी गई थी। प्रश्न 4, श्री नारायण गुरु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन SNDP योगम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2, उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन का प्रचार किया। 3, उनके द्वारा शुरू की गई शिवगिरी तीर्थ यात्रा शिक्षा, स्वच्छता और कृषि सहित विकास के 8 स्तंभों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से
कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। स्पष्टीकरण, ये सभी कथन सही हैं। श्री नारायण गुरु केरल के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। SNDP योगम की स्थापना उनके विचारों को फैलाने के लिए की गई थी और शिवगिरी तीर्थयात्रा आज भी उनके सामाजिक आर्थिक विकास के मिशन को आगे बढ़ाती है। आखिरी सवाल, प्रश्न 5। पिंक इकोनॉमी का सबसे सटीक वर्णन कौन सा विकल्प करता है? ए महिला उद्यमियों द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियां, बी LGBTQIA+ समुदाय की क्रय शक्ति और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, सी कपड़ा और फैशन उद्योग की अर्थव्यवस्था, डी पर्यटन उद्योग विशेष रूप से पिंक सिटी जयपुर में। इसका जवाब दें। सही उत्तर है बी LGBTQIA+ समुदाय की क्रय शक्ति और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। स्पष्टीकरण, पिंक इकोनॉमी या रेनबो इकोनॉमी LGBTQI+ समुदाय के खर्च और आर्थिक शक्ति को संदर्भित करती है। भारत में इसका अनुमानित आकार $168 बिलियन है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बनाता है। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हैं और मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। आज हमने सबसे पहले बांग्लादेश की बदलती राजनीति को समझा और देखा कि खालिदा जिया के निधन के बाद भारत को अपनी रणनीति में कैसे बदलाव लाना पड़ सकता है। फिर हमने चीन ताइवान तनाव में जस्टिस मिशन 2025 की सैन्य रणनीति और उसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया। देश के अंदर हमने JNK में आरक्षण नीति के जटिल और संवेदनशील मुद्दे को हर पहलू से देखा और साथ ही तलाक हसन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही संवैधानिक बहस को समझा। हाँ, व्यवस्था में हमने पिंक इकोनॉमी की विशाल क्षमता और भारत के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों को देखा, जो एक गोल्डीलॉक्स परिदृश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और अंत में साइंस और टेक में एंट्रैप कैसे इनोवेशन की मौत की घाटी को पाटने में मदद करेगा, इस पर चर्चा की। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपये मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।